वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मोरबी में जाए हादसे का किया दौरा। अस्पताल में ज़ेरे इलाज अफराद समेत मुतासरीन के अहले खाना से भी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने एक आला सतही जायजा मीटिंग में हालात का लिया जायजा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कबायली इलाके पंचमहल के जम्बू गोड़ा में तकरीबन 860 करोड़ रुपए के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन मंसूबों से न सिर्फ नौजवान नस्ल तरक्की करेगी बल्कि अवाम को बुनियादी सहूलियात होंगी फराहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा के नजदीक मानगढ़ धाम की गौरव गाथा प्रोग्राम में की शिरकत। शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम ने पकड़ी रफ्तार। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अवामी जलसों से कर रहे हैं खिताब, जबकि दीगर जमातों ने भी तशहीरी मुहिम में लगाई पूरी ताकत। मुल्क की डिजिटल करेंसी का पहला पायलट टेस्ट आज से होगा शुरू। इसके तहत 9 बैंक इस डिजिटल करेंसी को सरकारी सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए करेंगे इस्तेमाल। और T20 वर्ल्ड कप में आज ग्रुप ए में खेले जा रहे हैं 2 अहम मैच। पहले मैच में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को दी 6 विकेट से शिकस्त, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड का मुकाबला न्यूजीलैंड से। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के सामने रखा 180 रन का हदफ। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज गुजरात के मोरबी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जाए हादसे पर पहुंचकर टूटे हुए पुल को देखा। इसके अलावा अस्पताल पहुंचकर जख्मियों का हालचाल भी उन्होंने जाना। और उन्होंने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। अस्पताल पहुंचकर उन्होंने जो जख्मी हुए हैं उनका हालचाल जाना और उनकी हर तरह की मदद की उन्होंने यकीन दहानी कराई है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने रेस्क्यू टीम के एहलकारों से भी बातचीत की। ख्याल रहे कि इस हादसे की इत्तला मिलने के बाद से ही पीएम मोदी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और पीर की सुबह भी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि उनका दिल मोरबी सानेहा के मुतासरीन के साथ है। इतवार की शाम को होने वाले हौलनाक वाक़े के बाद राहत और बचाव का काम पीर को भी जारी रहा। वहीं जंगी बुनियादों पर राहत और बचाव के कामों में मसरूफ टीमों ने दर्जनों अफराद को बाहिफाजत अस्पताल मुंतकिल किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने कल राजभवन गांधीनगर में एक आला सतही मीटिंग में मोरबी वाक़े के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में फैसला किया गया कि मोरबी हादसे में हलाक होने वालों के एजाज़ में कल यानी कि 2 नवंबर को गुजरात में रियासत गिर सोग मनाया जाएगा। इस दौरान रियासत में सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा और कोई सरकारी अवामी तकरीब, इस्तकबालिया या तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जाएगा। गुजरात के मोरबी में केबल पुल हादसे में राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। इस हादसे में अब तक 135 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग शदीद जख्मी हैं। जख्मियों का इलाज अस्पताल में जारी है और अब भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है और ऑपरेशन जारी है। काबिल जिक्र है कि मोरबी की मच्छू नदी पर वाक़े ये केबल ब्रिज इतवार की शाम अचानक टूट गया था और इस 100 साल पुराने पुल पर हादसे के वक्त 400 से ज्यादा लोग मौजूद थे। मरकजी और रियासती हुकूमतों ने मरने वालों के अहले खाना को माली इमदाद देने का ऐलान किया है। गुजरात के मोरबी जिले में केबल पुल गिरने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की तहकीकात शुरू करने के लिए फौरी तौर पर अदालती कमीशन तश्कील देने की हिदायत का मुतालबा किया गया। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की समाअत 14 नवंबर को करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कबायली इलाके पंचमहल के जम्बू गोड़ा में 860 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। उन्होंने श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय गोधरा के नए कैंपस को कौम के नाम वक्फ किया।
वजीर आजम ने केंद्रीय विद्यालय गोधरा की इमारत का संग बुनियाद रखा। इसके अलावा उन्होंने 680 करोड़ की लागत से गोधरा मेडिकल कॉलेज की तरक्की और कौशल यूनिवर्सिटी की तौसी का भी संग बुनियाद रखा। वजीर आजम के जरिए वक्फ करदा ये प्रोजेक्ट न सिर्फ नौजवान नस्ल की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे, बल्कि इससे आवाम की बुनियादी सहूलतें भी फराहम होंगी। આજે जनजातीय समाज आदिवासी समाजना गौरवથી જોડાયેલી અને આ પૂરા વિસ્તાર માટે આરોગ્ય, શિક્ષણ, કૌશલ વિકાસ એવી અનેક મહત્વપૂર્ણ પાયાની જરૂરિયાતો એની યોજનાઓના શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણનો પણ શુભ અવસર છે। ગોવિંદ ગુરુ યુનિવર્સિટી એના પ્રશાસનિક નવું જે કેમ્પસ છે અને ખૂબ સુંદર બન્યું છે અને આ ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રીય વિદ્યાલય બનવાના કારણે પણ સેન્ટ્રલ સ્કૂલ બનવાને કારણે મારી આવનારી પેઢીનો આ દેશમાં ઝંડો ફરકે ને એવું કામ આપણે અહીંયા કરી રહ્યા છીએ। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम का दौरा किया। वजीर आजम ने गोविंद गुरु जी को खराज अक़ीदत पेश किया। मानगढ़ धाम का तहरीक आज़ादी की जद्दोजहद से गहरा ताल्लुक रहा है। काबिल जिक्र है कि 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में ही तकरीबन 1500 लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया था और इन सब का ताल्लुक कबायली बिरादरी से था। उस वक्त ये लोग अंग्रेजों की पॉलिसियों की मुखालिफत कर रहे थे जब बरतानवी फौज की ने लोगों पर गोलियां बरसाई थीं। लोगों ने संत गोविंद गुरु की क़यादत में बरतानवी फौज के मजालिम का पूरा बहादुरी से मुकाबला किया था और जिसके बाद अंग्रेज़ों ने गोविंद गुरु को अपनी तहवील में ले लिया था। अंग्रेज़ी हुक्मरानों के जरिए पहले उन्हें सजाए मौत सुनाई गई थी और बाद में उनकी सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि कबायली बिरादरी के बगैर मुल्क की तारीख बिल्कुल अधूरी है। उन्होंने कहा कि मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और मुल्क कुर्बानी और गुमनाम हीरो को खिराज अक़ीदत पेश कर रहा है। अंग्रेजी हुकूमत ने 1500 से ज्यादा युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं को घेर करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप कल्पना कर सकते हैं एक साथ 1500 से ज्यादा लोगों की जघन्य हत्या करने का पाप किया गया। दुर्भाग्य से आदिवासी समाज के इस संघर्ष और बलिदान को आजादी के बाद लिखे गए इतिहास में जो जगह मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश उस कमी को पूरा कर रहा है। आज देश उस दशकों पहले की भूल को सुधार रहा है। भारत का अतीत, भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान और भारत का भविष्य आदिवासी समाज के बिना पूरा नहीं होता। मानगढ़ पहाड़ी की सरहद भी बांसवाड़ा जिले के हेडक्वार्टर गुजरात से मुत्तसिल है और ये इलाका मध्य प्रदेश से भी बहुत करीब है। गोविंद गुरु की आखिरी रसूमात इसी मानगढ़ धाम में ही अदा की गई थी और वहीं उनकी समाधि भी बनाई गई थी। उनका इंतकाल 30 अक्टूबर 1931 को हुआ था। 1923 में वो अंग्रेजों की कैद से रिहा हुए और भील सेवा सदन के जरिए जिंदगी भर अवामी खिदमात में मसरूफ रहे। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि गोविंद गुरु की पूरी जिंदगी भारतीय रिवायात की अलंबरदार है। गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं के, भारत के आदर्शों के प्रतिनिधि थे। वो किसी रियासत के राजा नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लाखों लाखों आदिवासियों के नायक थे।
अपने जीवन में उन्होंने अपना परिवार खो दिया, लेकिन हौसला कभी नहीं खोया। वो एक समाज सुधारक भी थे, वो एक आध्यात्मिक गुरु भी थे, वो एक संत भी थे, वो एक लोक नेता भी थे। उनके जीवन में हमें साहस, शौर्य के जितने महान दर्शन होते हैं, उतना ही ऊंचा उनका दार्शनिक और बौद्धिक चिंतन भी था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्रेटर नोएडा में आज से 5 नवंबर तक 7वें इंडिया वाटर वीक 2022 का आगाज किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासती वजीर जल शक्ति प्रहलाद सिंह पटेल भी मौजूद थे। आबी वसाइल, दरिया की तरक्की और गंगा के तहफ्फुज की वजारत आबी वसाइल तहफ्फुज और इस्तेमाल के तई बेदारी पैदा करने की कोशिश में इंडिया वाटर वीक का इनेकाद कर रही है। इस साल वाटर वीक का मौजू पायदार तरक्की और मसावात के लिए आबी तहफ्फुज है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने पानी की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि भारतीय तहजीब में पानी को देव के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि पानी के बगैर जिंदगी का तस्वुर मुमकिन नहीं है। भारतीय सभ्यता में पानी का दैव रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद में लिखा है, या आप दिव्या उतो वा स्रवंती खनित्रमा उतो वा याह सोयोजाह समुद्रार्थ याह सुचोयो पावकास्ता आप देवीरी हो मामवंतु। अर्थात जो जल अंतरिक्ष से उत्पन्न होते हैं, नदी के रूप में बहते हैं, जो खोदकर निकाला जाते हैं अथवा जो अपने आप उत्पन्न होकर सागर की ओर गति करते हैं, जो दीप्तियुक्त पवित्र करने वाले हैं, ये देवी रूप जल यहाँ हमारा रक्षा करे। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में कहा कि पानी का मसला कौमी तहफ्फुज से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आबी तहफ्फुज और नज्म के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन लाजमी है। इस वाटर वीक के दौरान जल से जुड़े विभिन्न विषयों पर सेमिनार और अन्य कार्यक्रम आयोजन किए जाएंगे, जिनमें न सिर्फ जल संरक्षण बल्कि पर्यावरण, कृषि और विकास से जुड़े अनेक पहलुओं पर भी चर्चा होगी। ये मुद्दे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक है। जल का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उपलब्ध फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा हिस्सा 2 या अधिक देशों के बीच में फैला हुआ है। ये संयुक्त जल संसाधन किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के खिलाफ हथियार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है। इसलिए जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पानी का बहरान एक आलमी बहरान है जिसे कोई एक मुल्क या माशरा हल नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई मईशत के पेश नज़र पानी की मुसलसल दस्तयाबी हमारे लिए एक बड़ा मौजू है और इसलिए इसका हल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इंडिया वाटर वीक में पानी से मुतालिक मसाइल पर गौर व फिक्र किया जाएगा। बढ़ता हुआ अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट का होता हुआ परिवर्तन, बेमौसम सूखा, बेमौसम आने वाली बाढ़, जल प्रदूषण आदि चुनौतियों ने जल के संकट को वैश्विक संकट के रूप में परिवर्तित किया है। इंडिया वाटर वीक इन सभी चुनौतियों पर चर्चा करने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसके लिए जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और सार्थक समाधान खोजने के लिहाज से दुनिया भर के जल क्षेत्र में काम करने वाले सभी स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाने का भारत द्वारा किया गया एक अनूठा प्रयास है।
उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि पानी है तो जिंदगी है। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाफिर मिकदार में आबी वसाइल दस्तयाब हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल पर हम सबको पानी के तहफ्फुज़ का अज़्म करना चाहिए। जल है तो जीवन है, यानी जल की पर्याप्त उपलब्धता इस क्षेत्र में जीवन की अनुकूलता को ही उसके नजदीक लेके आया है। और जल की ये पर्याप्त उपलब्धता आज भी हम सब के सामने है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर भूगर्भीय जल हो या फिर सरफेस वाटर की उपलब्धता का हो, दोनों में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक जलसा-ए-आम से खिताब किया। अपने खिताब में अमित शाह ने बदउनवानी से ताल्लुक से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस मरकज में बरसर इक़्तिदार थी तो कांग्रेसी लीडरों ने 12 लाख करोड़ रुपए की बदउनवानी की थी। कांग्रेसी जब भी आते हैं घपले घोटाले भ्रष्टाचार होता है। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, 2G, कॉमनवेल्थ, कोयला, 12 लाख करोड़ रुपए के घपले घोटाले एक कांग्रेसियों ने करे थे। अभी पेट भरा नहीं है, पेट नहीं भरा है तो हिमाचल में आए हैं। इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा था। भाजपा की सरकार आई, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, मोदी जी प्रधानमंत्री थे ही। सरोल क्षेत्र में सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो रहा है, जहां 380 बेड की क्षमता होगी। बदउनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में तिहाड़ जेल में कैद दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन एक बार फिर संगीन इल्जामात में घिरे हुए हैं। उनके साथ तिहाड़ जेल में कैद बदनाम जमाना ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को खत लिखकर जेल में सिक्योरिटी मुहैया कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्हें जेल में सत्येंद्र जैन की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं और अब तक सिक्योरिटी के नाम पर 10 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। इस मामले पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर संगीन इल्जामात लगाए हैं और कहा है कि आम आदमी पार्टी में बदउनवानी का आलम यह है कि हुकूमत भी ठगों को धोखा दे रही है। बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने केजरीवाल हुकूमत को एक बार फिर से घेरते हुए कहा है कि सुकेश चंद्रशेखर और आम आदमी पार्टी के तर्जुमान सत्येंद्र जैन दोनों दोस्त हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सुकेश ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक खत लिखा है जिसमें आम आदमी पार्टी ने उसको राज्यसभा भेजने के लिए 10 करोड़ रुपए लेने की बात कही गई है। सुकेश ने यह भी लिखा है कि जेल में सिक्योरिटी के नाम पर सत्येंद्र जैन ने सुकेश चंद्रशेखर से आम आदमी पार्टी के लिए 50 करोड़ रुपए लिए हैं। सुकेश चंद्रशेखर कहते हैं कि मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से टच में हूं और तब से सत्येंद्र जैन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने यह वादा किया कि मुझे राज्यसभा देंगे, कि मुझे साउथ में एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे और उनकी उन्नति होगी साउथ में। और इस कारण से मुझसे 50 करोड़ रुपए उगाही किए गए। मैंने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए दिए। एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्ट आसन, और कोई आसन इन्हें नहीं आता है। ये क्या योगासन की बातें कर रहे हैं? जब से सरकार में आए हैं एक एक करके खुलासा हो रहा है। द ओनली आसन दैट द आम आदमी पार्टी नोज इज भ्रष्ट आसन। और नई दिल्ली में आज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO का 70वां यौम तासीस मनाया गया। इस मौके पर मेहनत व रोजगार के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने EPFO मुलाजमीन से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने EPFO शेयर होल्डरों की तादाद 6.5 करोड़ से 10 करोड़ करने का हदफ रखा है।
मेहनत व रोजगार के वजीर ने कहा कि हमारी हुकूमत गरीब के लिए काम कर रही है, इसलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का अहम मकसद ज़्यादा से ज़्यादा कामगारों के हक में काम करना है और उन्हें समाजी सिक्योरिटी के दायरे में लाना है। हमारे लक्ष्य हैं कि हमारे ईपीएफओ का दायरा बढ़ना चाहिए। अगर ईपीएफओ का दायरा हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमने ऐसा लक्ष्य किया है कि अभी हमारे 6.5 करोड़ अंशधारक हैं, उनकी संख्या बढ़ के 10 करोड़ होनी चाहिए। विभिन्न मानकों पे, चाहे आपके स्वास्थ्य का विषय हो, आवास का विषय हो, आपके रोजगार का विषय हो, एक अनिवार्यता के साथ सरकार ने उन सारे सुरक्षा मानकों को लागू किया है। परंतु इतना होने के बावजूद भी जो पेंशन की सुरक्षा है, ईपीएफओ के अतिरिक्त अटल पेंशन योजना चलती है, जीवन ज्योति बीमा योजना चलती है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलती है, अन्य क्षेत्रों में भी पेंशन योजनाएं चलती है, लेकिन ईपीएफओ उसका एक केंद्र बिंदु भी है। हमारे पास जो संख्या है वो संख्या का विस्तार, वो संख्या को सक्षमता के साथ लागू करना चाहिए। येकुम नवंबर के दिन की भारत की तारीख में बहुत अहमियत है। इस दिन बरसों पहले मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की ज़बान की बुनियाद पर तश्कील हुई थी। येकुम नवंबर 1956 से लेकर सन 2000 तक भारत की 7 अलग अलग रियासतें वजूद में आईं। इन 7 भारतीय रियासतों में छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के नाम काबिल जिक्र हैं, जो आज अपना यौम तासीस मना रही हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल रियासत की शक्ल में 1956 में वजूद में आए, जबकि हरियाणा 1966 में और छत्तीसगढ़ की सन 2000 में रियासत की शक्ल तश्कील अमल में आई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों के यौम तासीस पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि सकाफत, रूहानियत और कुदरती हुस्न के शानदार इम्तिजाज की सरजमीन मध्य प्रदेश के यौम तासीस पर मैं रियासत के भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मध्य प्रदेश ने तरक्की और गुड गवर्नेंस को महसूस करते हुए अवामी फलाह बहबूद के नए मयार कायम किए हैं। मेरी दुआ है कि रियासत नई बुलंदियों को छुए। रियासत के यौम तासीस पर छत्तीसगढ़ के भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। मैं खुशहाल सकाफत और मादनी दौलत से मालामाल छत्तीसगढ़ रियासत के लोगों की खुशहाली और रियासत की मुसलसल तरक्की की दुआ करता हूँ। बहादुर जवानों, मेहनती किसानों और बासलाहियत खिलाड़ियों की सरजमीन हरियाणा के यौम तासीस के मौके पर मैं रियासत के तमाम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि आने वाले वक्त में रियासत तरक्की की बुलंदियों पर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, जहां मुल्क की डिजिटल करेंसी का पहला तजर्बा आज से शुरू होगा। इसके तहत 9 बैंक इस डिजिटल करेंसी को सरकारी सिक्योरिटीज में लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और HSBC को RBI ने इसके लिए मुंतखब किया है। तवक्को है कि डिजिटल रुपए के इस्तेमाल से इंटर बैंक मार्केट में लेन देन ज़्यादा सस्ती हो जाएगी और RBI ने कहा है कि थोक लेन देन के लिए डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने के 1 माह के अंदर पायलट प्रोजेक्ट को महदूद तादाद में ताजिरों और सारिफीन के साथ मुंतखब मकामात पर खुर्दा लेन देन के लिए भी शुरू किया जाएगा। रवा बजट में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया था कि रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी पर काम कर रहा है और इसे इस साल जारी किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पीर के रोज कहा कि यूक्रेन पर हमले रूस के बहराए अस्वद के बहरी बेड़े पर ड्रोन हमलों के जवाब में किए गए हैं। पीर को पुतिन ने सूची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने इशारा दिया कि यूक्रेन पर रूस की तरफ से मजीद कार्रवाई हो सकती है। फूड एक्सपोर्ट मुआहदे से रूस की दस्तबरदारी के बावजूद यूक्रेन के मालबरदार बहरी जहाज बहराए अस्वद में रवा दवा हैं। पीर को यूक्रेन की बंदरगाहों से 3,54,500 टन ग़िज़ाई अजनास लेकर 12 बहरी जहाज दूसरे ममालिक के लिए रवाना हो गए।
अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मुआहदे में कोऑर्डिनेटर का रोल अदा कर रहे अमीर अब्दुल्ला ने कहा है कि मालबरदार जहाज़ों को फ़ौज के ज़रिए निशाना या यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से जुलाई में रूस, यूक्रेन और तुर्की के दरमियान हुए मुआहदे की वजह से तकरीबन 100 दिनों से ग़िज़ाई अजनास की बरामद हो रही है, लेकिन 120 दिनों के लिए हुआ ये मुआहदा रूस ने पहले ही तोड़ दिया था और इसके लिए उसने बहिरा अस्वद में रूसी बहरी बेड़े पर हमले को जिम्मेदार ठहराया। रूस ने इस फैसले से पूरी दुनिया में बेचैनी फैल गई है। पीर को यूक्रेन से भेजे गए खुराक का एक हिस्सा खुश्क साली से मुतासरा अफ्रीकी ममालिक में जाना है। वहीं अक़वाम मुत्तहिदा ने 40,000 टन ग़िज़ाई अजनास बतौर इमदाद भेजने का फैसला किया है। काबिल ज़िक्र है कि रूस और यूक्रेन ग़िज़ाई अजनास के बड़े बरामद कुनिंदगान हैं और दोनों ममालिक दुनिया के कुल ग़िज़ाई अजनास का तकरीबन 35% बरामद करते हैं। ईरान में हिजाब मुखालिफ तहरीक के चैलेंज के जवाब में हुकूमत अब तेहरान में तकरीबन 1000 मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा चलाने की तैयारी कर रही है। इससे कबल हुकूमत ने एहतजाज के खिलाफ लिए गए तमाम हरबे आजमाए थे। इसके साथ साथ मुजाहिरीन तहरीक जारी रखे हुए हैं और जबकि हुकूमत इसे दुश्मन ममालिक की साजिश करार दे रही है। तेहरान के चीफ जस्टिस के हवाले से बताया गया है कि मुल्क के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले तकरीबन 1000 अफराद के खिलाफ इनकलाबी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। इन मुजाहिरीन पर तोड़फोड़, सिक्योरिटी गार्ड के साथ बदतमीजी करने और सरकारी इमलाक को आग लगाने का इल्ज़ाम है। इसके अलावा अदालती हुक्काम ने ऐलान किया है कि दीगर सूबों में भी सैकड़ों अफराद के खिलाफ बदउनवानी का मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें सजाए मौत भी हो सकती है। ट्विटर के नए मालिक एलॉन मस्क ने कंपनी का इक़्तिदार संभालने के बाद अब ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील कर दिया है। उन्होंने ट्विटर के तमाम डायरेक्टर्स को हटाकर कंपनी की कमान संभाली है। इसके साथ ही मस्क ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही खुद ट्विटर के सीईओ का ओहदा संभालेंगे। इससे मस्क आने वाले वक्त में कई बड़े फैसले ले सकते हैं। वो ब्लू टिक को पेड भी कर सकते हैं। ताहम मस्क ने ट्विटर यूजर्स को जवाब देते हुए कहा है कि सिर्फ ये एक आर्जी फैसला है। खेल की खबरों की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है। श्रीलंका ने 145 रन के हदफ में 18.3 ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका की जानिब से धनंजय डिसिल्वा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए। उन्होंने 42 गेंदों पर 66 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली, जबकि कौसिल मेंडिस ने 25 रन और असलानका ने 19 रन का ताउन किया। वहीं अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 8 विकेटों पर 144 रन बनाए। अफगानिस्तान के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज ने सबसे ज़्यादा 28 रन बनाए और जबकि उस्मान गनी ने 27 और इब्राहिम जादरान ने 22 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से वानिंदो हसरंगा ने सबसे ज़्यादा 3 विकेटें हासिल की, जबकि लाहिरो कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त।